हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। लेकिन कुछ बच्चों को इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर प्रॉब्लम है। ये जो इंटीग्रल जो इक्वेशन है, यानी कि इंटीग्रल जो तुम्हारा पेपर है, ये बीएससी और एमएससी में, इंटीग्रेटेड बीएससी के लिए और एमएससी में पेपर आता है। ये कुछ बच्चों की डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाई है। इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं बोर्ड पे करवा सकूं ये सब कुछ, लेकिन जो भी आपके नोट्स हैं उसमें से समझा दूंगी, हर एक स्टेप बाय स्टेप। बस आप अपने नोट से पढ़ लीजिए और जो भी स्टेप इसमें दिए हैं वो मैं आपको समझा दूंगी। अगर कोई डिफिकल्ट होगा कोई बीच में स्टेप, तो वो मैं आपको लिख के कॉपी पे समझा दूंगी। ठीक है भाई, ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये आपका ना बेसिक, इससे आपको ये पता चल जाएगा इस पेपर में आपको करना क्या है। ठीक है, ये करवा रही हूँ, फिर मैं आपको आपके नोट्स में से ही समझाऊंगी। ठीक है भाई, तो ये अपने है ना, तुम अलग से 2 पेज अपने नोट्स में ऐड कर लेना और ये लिख लेना। इससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर हमें पढ़ना क्या है। ठीक है भाई, चलो करते हैं फिर स्टार्ट। देखो भाई, इंटीग्रल इक्वेशन होती क्या है? इंटीग्रल इक्वेशन अपने पास क्या होती है? इंटीग्रल इक्वेशन इस टाइप की इक्वेशन होती है। एक वी एक्स यू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में लैम्डा जी एक्स इज इक्वल टू ए एच एक्स इज इक्वल टू में बी। ये जी एक्स है ना, ये एक्स का ये वेरिएबल भी हो सकता है, ये कॉन्स्टेंट भी हो सकती है। ये जो लिमिट है ये वेरिएबल भी हो सकती है, कॉन्स्टेंट। ये लिमिट भी क्या हो सकती है? वेरिएबल भी हो सकती है और कॉन्स्टेंट भी हो सकती है। और के एक्स टी यू टी डी टी, यानी कि जो भी ये इक्वेशन दे रखी है इसको हम इंटीग्रल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है भाई, इसमें है ना क्या जरूरत है? इसको इंटीग्रल इक्वेशन होने के लिए इसके अंदर इंटीग्रल साइन के अंदर यूटी होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि यू एक्स, इसको बोलते हैं अननोन फंक्शन, यानी कि अंडर द इंटीग्रल साइन अपने पास अननोन फंक्शन होना जरूरी है। ठीक है भाई, तो हम इसको बोलेंगे इंटीग्रल इक्वेशन। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती है। यहाँ पे यू एक्स हो भी सकता है और यू एक्स नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यू एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन हमें इंटीग्रल इक्वेशन बनाने के लिए सिर्फ जरूरत है कि अंडर द इंटीग्रल ऑफ साइन, जो अपने पास इंटीग्रल साइन है, इंटीग्रल साइन के अंदर अपने पास अननोन फंक्शन मस्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये अननोन फंक्शन नहीं है तो ये इंटीग्रल इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है भाई, तो ये अपने पास, अब जैसे इस फॉर्म की अगर कोई भी इक्वेशन दे रखी तो इसको हम क्या कहेंगे? इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे। तो अब अपने पास के एक्स टी क्या बोलेंगे? हम कर्नल बोलेंगे। यू टी अपने पास क्या होता है? अननोन फंक्शन होता है। और यहाँ पे ये यू एक्स, दैट इज द अननोन फंक्शन, दैट इज द नोन फंक्शन, दैट इज द एफ ऑफ एक्स फंक्शन। ये अपने पास लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, अपने पास लैम्डा होता है। ठीक है भाई, डेफिनेशन क्या है? एन इंटीग्रल इक्वेशन इज वन इन विच द अननोन फंक्शन अपीयर अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन अननोन फंक्शन जरूर होना चाहिए भाई। ठीक है, जर्नल फॉर्म क्या होगी इंटीग्रल इक्वेशन की? वी एक्स यू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में लैम्डा जी एक्स एच एक्स के एक्स टी यू टी डी टी। ठीक है, अब अपने पास यू एक्स क्या है? यू एक्स अपने पास अननोन फंक्शन है और के एक्स टी को क्या बोलेंगे भाई? कर्नल बोलेंगे अपने पास। किसका? इंटीग्रल इक्वेशन का। ये अपने पास क्या होता है? कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन होता है। क्लियर है भाई? फिर अपने पास आती क्लासिफिकेशन। किस बेसिस पे करेंगे हम क्लासिफिकेशन? अपने पास पहले तो अपने पास ये है ना, दो पहले हम इसको किस बेसिस पे कर रहे हैं? फर्स्ट काइंड का होगा या फिर सेकंड काइंड का होगा? इंटीग्रल इक्वेशन काइंड के बेसिस पे कर रहे हैं, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड हमको बोलेंगे इफ अननोन फंक्शन अपीयर ओनली अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जो ये अपने पास साइन ऑफ इंटीग्रेशन दे रखा ना, सिर्फ यहाँ पे हो फंक्शन और यहाँ यू एक्स की वैल्यू हम क्या कर देंगे? 1 कर दें। अगर यू एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाए तो वी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में लैम्डा जी एक्स टू एच एक्स के एक्स टी यू टी डी टी हो जाएगा। अननोन फंक्शन सिर्फ यहाँ आया हुआ है तो फर्स्ट काइंड की, अगर दोनों जगह अननोन फंक्शन आया हुआ है तो सेकंड काइंड की हो जाएगी। ठीक है भाई, सेकंड काइंड में क्या होगा? इफ अननोन फंक्शन अपीयर बोथ इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, देन इंटीग्रल इक्वेशन क्या होगी? सेकंड काइंड की होगी। यानी कि किस टाइप की बनेगी अपने पास? यू एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटीग्रेशन 0 to x साइन एक्स टी और यूटीडीटी। ठीक है भाई, तो ये अपने पास क्या होती है? यहाँ भी अननोन फंक्शन है, यहाँ भी अननोन फंक्शन है, तो ये सेकंड काइंड की होगी। और अगर अपने पास इसी को ऐसे लिख दिया जाए, साइन एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ए टू एक्स साइन एक्स टी और यूटीडीटी, तो यहाँ सिर्फ यहाँ पे अपने पास अननोन फंक्शन है और यहाँ पे अपने पास अननोन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट काइंड की और इसको बोलेंगे अपने पास सेकंड काइंड की। यानी कि पहले तो हमने ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है इसको काइंड के बेसिस पे बता दिया। सेकंड काइंड की कब होगी? जब दो जगह होगा अपने पास अननोन फंक्शन, और जब एक जगह है तो अपने पास फर्स्ट काइंड की होगी। ठीक है भाई, अब हमें क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासिफिकेशन करेंगे, दो तरह की अपने पास होती है। एक तो अपने पास होती है फ्रेडहोलम।
और एक अपने पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, एक होती है अपने पास फ्रेडोलम और एक अपने पास होता है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ये देखो भाई क्या होता है। और तीसरा जो बेसिस होता है अपने पास, तीसरे हम किस बेसिस पे करेंगे क्लासिफिकेशन, होमोजीनियस होगी या फिर नॉन होमोजीनियस। अगर जो इंटीग्रल इक्वेशन दे रखी है उसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस, और अगर अपने पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपने पास नॉट इक्वल टू 0 होती है तो उसको बोलेंगे नॉन होमोजीनियस। तो क्लासिफिकेशन इंटीग्रल इक्वेशन की होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के बेसिस पे होगी। अब हमें करना है लीनियर और नॉन लीनियर। जो अपने पास अननोन फंक्शन है अगर वो लीनियर फॉर्म में है तो लीनियर हो जाएगी, और अगर अननोन फंक्शन जो दे रखा है अपने पास वो अगर अननोन फंक्शन जो यूटी दे रखा है वो अगर अपने पास लीनियर ना हो गया, नॉन लीनियर हो गया, तो उसको बोलेंगे नॉन लीनियर। ठीक है भाई, ठीक है। ये थी अपने पास क्लासिफिकेशन। अब हम करेंगे तुम्हारे नोट्स में से ही। देखो ये कह रहा है इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन वही, एन इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन in which an unknown function to be determined appear under one or more integral sign। यानी कि एक या एक से ज्यादा इंटीग्रल साइन के अंदर अगर अपने पास अननोन फंक्शन आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे। इंटीग्रल इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होगी, एच एक्स, मैंने वहां पे वी एक्स ले रखा था, यहाँ पे एच एक्स ले रखा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यू एक्स ये अननोन फंक्शन होता है, यहाँ से अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये 0 हो जाती तो होमोजीनियस होती है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ये नॉन होमोजीनियस होती है। ये लैम्डा होता है तुम्हारे यहाँ नोट्स में पहले ही इसको कांस्टेंट दे रखा है, और सिर्फ ये लिख रखा है कि ये वेरिएबल भी हो सकती है और कांस्टेंट भी हो सकती है। वैसे है ना, ये भी वेरिएबल भी हो सकती है, ठीक है, और कांस्टेंट भी हो सकती है, लेकिन तुम्हारे स्टैंडर्ड रिजल्ट में दे रखा है, तुम्हारे जो पूरे नोट्स में यही कर रखा है कि लोअर लिमिट को हमेशा कांस्टेंट लेके चलता है। ठीक है, अगर अपने पास ये दोनों के एक्स टी, ये कर्नल होगा, फंक्शन के एक्स टी इज कॉल्ड ए कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन को दो टाइप से डिफाइन किया है, अलग अलग से कर सकते हैं। मैंने जैसे 3-4 बार तुम्हें 3-4 टाइप से बताया कि हम कैसे कर सकते हैं, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस के बेसिस पे इसको कर सकते हैं। और दूसरा मैंने बताया था आपको कि इसको कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड की कब होगी, लीनियर और नॉन लीनियर होगी। और एक मैंने बताया था कि वोल्टेरा होगी या फिर फ्रेडोलम होगी। ठीक है, तुम्हारे सिर्फ नोट्स में वोल्टेरा और फ्रेडोलम का जिक्र कर रखा है। ठीक है भाई, तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कब बोलेंगे, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन तब बोलेंगे जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर दोनों की दोनों लिमिट कांस्टेंट दे दी। कांस्टेंट का मतलब ये है कि जैसे 2-3 दे दी या 4 दे दिया, 5 दे दिया, यहाँ पे 0 दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया, तो ये अगर कांस्टेंट लिमिट होगी ना तो बोलेंगे फ्रेडोलम। अगर इनमें से या तो दोनों की दोनों लिमिट वेरिएबल हो जाए, यानी कि x का फंक्शन हो जाए, जैसे 0 to x आ जाए, 0 to x स्क्वायर आ जाए, या फिर अपने पास आ सकती है x से लेकर x स्क्वायर आ जाए, या तो ये दोनों की दोनों वेरिएबल हो जाए, या इनमें से कोई एक लिमिट अगर वेरिएबल होगी तो उसको हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है भाई, जैसे इसने कहा कि इफ bx को अगर हमने x पुट कर लिया, bx को x पुट कर लिया तो a से लेकर x हो जाएगी लिमिट, तो हम इसको बोलेंगे वोल्टेरा। और अगर ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है तो इसको बोलेंगे फ्रेडोलम इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है भाई, यही लिख रखा है इसके अंदर। ठीक है, इसको बोलेंगे वोल्टेरा। अब सब केसेस बना रखे हैं जैसे मैंने अलग अलग बताया था। तो ये कह रखा है कि अगर इस एच एक्स की वैल्यू अपने पास इफ एच एक्स इज इक्वल टू 0, अगर यहाँ एच एक्स 0 हो गया तो यू एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे यू एक्स की वैल्यू 1 ले रखी है इसने, अगर यू एक्स की 1 ले ली तो यहाँ पे ये 0 हो गया, तो सिर्फ यहाँ ही आ रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट काइंड की बोलेंगे। यही मैंने बताया था। अगर यहाँ पे कह रखा है एच एक्स की वैल्यू 1 ले ली, नेक्स्ट क्या दे रखा है जो केस सेकंड है, एच एक्स की वैल्यू 1 ले ली, जैसे ही मैं एच एक्स 1 रखूंगी तो यू एक्स यहाँ भी आ गया, यू यहाँ पे भी आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड काइंड की वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बोलेंगे। वोल्टेरा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक वेरिएबल लिमिट है, और अगर दोनों की दोनों कांस्टेंट होती, एच एक्स की वैल्यू 0 है, तो हम इसको बोलेंगे फ्रेडोलम, फर्स्ट काइंड की फ्रेडोलम इंटीग्रल इक्वेशन, और एच एक्स की वैल्यू 1 है तो सेकंड काइंड की फ्रेडोलम इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है भाई, नेक्स्ट में यही करवा रखा है। देखो क्या दे रखा है, फ्रेडोलम इंटीग्रल इक्वेशन क्या दे रखा है, bx की वैल्यू b दे दी, यानी कि bx इज इक्वल टू b लिखने का मतलब है कोई कांस्टेंट होगा, यानी कि दोनों की दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट इंटीग्रल साइन के अंदर अगर कांस्टेंट आएगी, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट, तो इसको बोलेंगे फ्रेडोलम इंटीग्रल इक्वेशन। एक बार फिर ध्यान से समझ लो, अगर इन दोनों लिमिट में से कोई भी या फिर दोनों की दोनों वेरिएबल हो जाती तो बोलेंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, अगर दोनों कांस्टेंट है तो बोलेंगे फ्रेडोलम इंटीग्रल इक्वेशन। अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है तो बोलेंगे होमोजीनियस, और अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नॉन 0 है तो बोलेंगे नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। तो अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, ये फ्रेडोलम है, तो फ्रेडोलम नॉन होमोजीनियस, फ्रेडोलम होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। एफ ऑफ एक्स नॉन 0 है तो इसको बोलेंगे फ्रेडोलम
नॉन होमोजीनियस, ठीक है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे एक वेरिएबल हो जाती तो वोल्टेरा होमोजीनियस और वोल्टेरा नॉन होमोजीनियस। अब क्या करेंगे, एच एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो अपने पास सेकंड काइंड की हो जाएगी, और एच एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो ये फर्स्ट काइंड की हो जाएगी। यानी कि यूटी सिर्फ यहाँ पे दिख जाए, यहाँ ना मिले अननोन फंक्शन तो फर्स्ट काइंड की, दोनों जगह नॉन फंक्शन है तो सेकंड काइंड की, ठीक है भाई। ये सब केस बना रखे हैं, क्लियर होगा। होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस मैंने बता दिया। अब आ जाओ एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल पे क्या दे रखा है देखो, शो करना है आपको, शो दैट द फंक्शन ux इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन दिस। हमें बताना है कि इस इंटीग्रल इक्वेशन का ux इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स सोल्यूशन होगा। ये कब सोल्यूशन होगा, अगर ये सोल्यूशन इस इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो ये अपने पास क्या होगा, सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप क्या करोगे, हमेशा इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे और राइट हैंड साइड प्रूफ करोगे, ठीक है भाई। अब तुम्हें ux दे रखा है, यहां से तुम्हें इसमें वैल्यू पुट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे। इसमें लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो क्या करोगे, देखो 0 टू एक्स ई की पावर x माइनस टी, 1 माइनस में t, ठीक है। क्यों किया मैंने 1 माइनस टी, जो भी तुम्हारे पास ये दे रखा था ut, ux दे रखा है ना, ux इज इक्वल टू 1 माइनस में x दे रखा है, ut करोगे तो 1 माइनस में t आ जाएगा। 1 माइनस टी यहाँ पे पुट कर दिया भाई, क्योंकि ut की वैल्यू तुम्हें पुट करनी है ना यहाँ पे 1 माइनस टी। अब क्या करना है, जो x का फंक्शन उसको बाहर ले लो, क्योंकि dt की रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। e की पावर x को बाहर ले लिया, e की पावर क्या बच गई, माइनस का t बच गया, एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस में फिर t के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर x बाहर, e की पावर माइनस टी इंटू में t। इतना क्लियर है, t इंटू में dt, इतना क्लियर हो गया है भाई। चलो अब देखो क्या दे रखा है, e की x बाहर रखा, इसका इंटीग्रेशन करोगे e की पावर माइनस टी बाय में क्या हो जाएगा -1 और 0 टू x, अपर लिमिट ये पुट कर दी, माइनस में लोअर लिमिट, माइनस में e की x था, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो फर्स्ट फंक्शन t को मानोगे फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और दोबारा फिर इसमें रख दो। अब इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें भी अपर माइनस लोअर लिमिट, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। इसमें क्या होगा भाई, e की x से ये कैंसिल होगा और 1 से -1 कैंसिल होगा और x, तो ये राइट हैंड साइड आ गई। अगर देखो यही थी अपने पास, क्वेश्चन में राइट हैंड साइड क्या दे रखी थी, क्वेश्चन में राइट हैंड साइड क्या दे रखी थी, यही दे रखी थी, x दे रखी थी राइट हैंड साइड, यही आ गई अपने पास। तो इसका मतलब ये जो है ux इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया इस इंटीग्रल इक्वेशन का। क्लियर है भाई इतना। नेक्स्ट एग्जांपल में भी क्या प्रूफ करना है आपको, नेक्स्ट एग्जांपल में भी यही कह रखा है कि yx इज इक्वल टू में दिस, वो तुम्हें कुछ भी फंक्शन दे सकता है, वो ये कह रखा है ये सॉल्यूशन होगा इस इंटीग्रल इक्वेशन का। आपको क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड लेके चलनी है और आपको प्रूफ करना है कि yx की इक्वल आई, yx की इक्वल दैट मीन्स ये आना चाहिए तुम्हारे पास लास्ट में सोल्व करके, yx का मतलब यही आना चाहिए। इसकी राइट हैंड साइड लेके चलोगे, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करोगे, ठीक है भाई। यहाँ yt है भाई, ये yx है, जैसे इसमें मैं t रखूंगी, जहां जहां x है वहां t पुट कर दो, क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर -3/2, इसको एज इट इज लिखेंगे भाई, क्या आ गया 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये 0 टू x t बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और yt की वैल्यू क्या है, यहाँ पे t पुट कर दिया अपने पास 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर -3/2। क्लियर है इतना। देखो भाई ये एज इट इज हो गया, और इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, 0 टू x ये इंटीग्रेशन दे रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो बाहर ले आओ, क्योंकि dt की रिस्पेक्ट में तुम्हें इंटीग्रेशन करना है। इसमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। अब ये है फंक्शन और इनटू में पड़ा है उसका डेरिवेटिव, तो क्या होता है इंटीग्रेशन जब भी करते हैं ना, फंक्शन इनटू में डेरिवेटिव हो तो ये होता है पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड, पावर में एक ऐड करोगे तो -1/2 और -1/2 से डिवाइड, और ये अपने पास लिमिट होगी। इन लिमिट को अपने पास पुट कर देना तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये तो किसके इक्वल दे रखा क्वेश्चन में, yx के, तो yx राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी yx, यही तुमने प्रूफ कर दिया yx। इसका मतलब ये जो है ये सॉल्यूशन है इस गिवन इंटीग्रल इक्वेशन का। क्लियर हो गया भाई, आई होप ये क्लियर हो गया होगा तुम्हें। चलो भाई एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, सेम है एग्जाम्पल नंबर 3 भी क्या दे रखा, yx इज इक्वल टू x e की x इज ए सोल्यूशन ऑफ द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये राइट हैंड साइड लेके चलनी है भाई और लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करनी है, लेफ्ट हैंड से प्रूफ करनी है, इसका मतलब ये चीज आपको प्रूफ करनी है। अब ये yx दे रखा है, तुम्हें चाहिए क्या यहाँ पे yt, जहां x है वहां पे t पुट कर दो, तो t पुट करोगे यहाँ पे t e की पावर t, तो ये राइट हैंड साइड लेके चलोगे तो sin x एज इट इज 2 एज इट इज 0 टू x cos x माइनस टी, तो yt की वैल्यू क्या आ जाएगी t e की पावर t, ठीक है भाई।
अब इसका फॉर्मूला खोल दो भाई, cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b और प्लस में sin a sin b, तो cos a ये a होगा ये b होगा, तो cos x cos t प्लस माइनस का साइन होता है तो यहाँ प्लस आता, प्लस का साइन होता तो माइनस का आता, अगर यहाँ साइन होता, साइन का फॉर्मूला होता तो माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस, तो ये फॉर्मूला खुल गया भाई, ये एज इट इज। अब हम तो dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x जहां जहां हो ना उसको बाहर लेते जाओ, sin x ट्वाइस इंटीग्रेशन cos x cos t, और ये t e की पावर t प्लस में अपने पास क्या कर दिया दोबारा 2, और ये हो गया। अब 2 cos x, cos को बाहर ले लिया भाई, यहाँ पे t e की पावर t cos ऑफ t, यहाँ पे भी अपने पास ये हो गया, ठीक है। सॉरी दिख नहीं रहा था शायद, है ना, ध्यान नहीं दिया मैंने, चलो अब दूंगी कोई ना। इतना समझ में आ गया ये यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, अगर आप ये कर रहे हो तो अपने पास इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो भाई, इस पूरे को तुम क्या ले लो, सॉरी ये अपने पास टी ई की पावर टी कोस टी है, ठीक है। तो अपने पास इसे तुम्हें क्या करना है, ये 2 cos x एज इट इज रखोगे, एक e की पावर ax cos bx का फॉर्मूला होता है, तो आप क्या करोगे, इसको फर्स्ट फंक्शन लोगे, इस पूरे को सेकंड, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, यानी कि 1 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड। जैसे ही इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा इसमें, देखो t एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस डेरिवेटिव ऑफ द t इंटीग्रेशन ऑफ दिस, और पूरे का इंटीग्रेशन ऐसे ही करना है, ठीक है। अब जैसे ये करोगे फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वो इंटीग्रेशन कैसे खोलोगे, देखो भाई e की पावर ax cos bx है, ये अपने पास क्या होता है e की पावर ax, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये तुम है ना पिछली क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक है भाई। और e की पावर ax a स्क्वायर b स्क्वायर, ये क्या होता है a cos ऑफ b, यानी कि ये एज इट इज और इसका कोफिशिएंट, और प्लस में क्या होता है अपने पास इसका कोफिशिएंट, और ये क्या हो जाता है sin bx, ये क्या हो जाएगा sin bx। यहाँ पे इंटीग्रेशन का क्या लगा दोगे फॉर्मूला, ये इसने ना ये एक स्टेप बीच में छोड़ दिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, मैं समझा देती हूँ, कंफ्यूज हो जाए। देखो इसको हम कैसे खोलेंगे भाई, 2 को एज इट इज, इस स्टेप को बता रही हूँ कैसे खोलोगे, 2 cos x ये दे रखा है ना, इसमें करोगे आप फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन 0 to x e की पावर t cos ऑफ t इंटू में dt, माइनस में क्या करोगे इंटीग्रेशन 0 to x डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट और इंटीग्रेशन 0 to x e की पावर t cos ऑफ t इंटू में dt, और ये आ जाएगा dt। समझ में आई भाई बात, इतनी समझ में आई है, ऐसे ही खोलोगे इसको, ऐसे ही खोलते होगे ना। अब इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास e की पावर t, और बाय में अपने पास क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा a की जगह 1 है तो cos ऑफ t, और प्लस में अपने पास क्या हो जाएगा b की जगह भी 1 है साइन ऑफ t। इतनी बात समझ में आई। माइनस में क्या करना है इंटीग्रेशन 0 to x, यही सेम चीज तो है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ही करना है, तो क्या आ जाएगा अपने पास e की पावर t बाय में 1 और 1 कितना हो गया अपने पास 2 लिख दूं डायरेक्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos ऑफ t प्लस साइन ऑफ t। इतनी बात समझ में आई है, और इनटू में अपने पास आ जाएगा dt। इतनी बात समझ में आ गई यहाँ पे, आई होप ये समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे बाहर रहेगा t cos x, ठीक है भाई t cos x, और इसको खोल दिया और ये रहेगा t, ठीक है भाई क्लियर होगा। अब यहाँ से आगे चलो, देखो अब सिमिलरली इस ये अपने पास खुल जाएगा दोनों, ये दोनों खुल गया मैंने जैसे बताया वैसे ही, ठीक है। देखो ये 1/2 था ना, इसने 1/2 को बाहर लिख रखा है, जो मैंने ये यहाँ लिख रखा है ना उसी चीज को इसने क्या लिख रखा है ये बाहर लिख रखा है, तो कंफ्यूज मत होना इस चीज में, ठीक है। देखो सेम चीज लिख रखी है e की t cos sin t, और यहाँ पे अपने पास t, ये रहा t e की पावर t बाय में 2 cos ऑफ t sin ऑफ t, क्लियर हो गया। सिमिलरली इसने पता है इसको खोल दिया, अब इसको उसके लिए अपने पास ये वाला फॉर्मूला लग गया सेम, जो ये दे रखा है ये एज इट इज फॉर्मूला लगा के 2 टर्म ये खुल जाएंगे भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये 2 टर्म खुल जाएंगी इस फॉर्मूले से, इसका करोगे तब, क्लियर है इतना, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया sin x एज इट इज हो गया भाई, 2 cos x भी एज इट इज हो गया, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, कर दोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, ठीक है। इसमें पुट करोगे, इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, खुल के ये आ जाएगा भाई पूरा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक आ गई समझ में। प्लस में 2
प्लस में जो 2 माइनस 1/2 कोस दिस, और ये वाली ये हमें खोलना है। ठीक है भाई, देखो अब क्या करना है, साइन एक्स एज इट इज, एक मिनट, देखो भाई साइन एक्स एज इट इज होगा, एक्स ई की एक्स एज इट इज हो गया, कोस स्क्वायर एक्स कोस एक्स साइन एक्स हो गया, प्लस में ये एक्स ई की एक्स कॉमन ले लिया भाई इन दोनों में से, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये हो गया, ये दोनों क्या होगी कैंसिल, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 बन जाएगा आगे जाके। फिर क्या करना है, ये वाली जो है इसमें से कॉमन ले लो भाई 1/2, ये 2 कॉमन ले लो, इनको इकट्ठा करके लिख दो। ठीक है, लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट भाई फिर साइन एक्स एज इट इज, ये मैंने 1 वहां पे ही बना दिया था, इसको तुम सोल्व कर लेना, ये हो जाएगा साइन एक्स एज इट इज, यहाँ पे एक्स ई की एक्स बच गया, यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, जो भी बच गया ये लिख दिया यहाँ पे, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल, क्या आ गया एक्स ई की एक्स, अरे एक्स ई की एक्स तो क्या था वाई एक्स, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया भाई, सॉल्यूशन होगा, आगे बात समझ में। ठीक है, ये थोड़ा सा ना टफ पड़ेगा भाई, ये वाला टफ नहीं, बस थोड़ी सी एक ही चीज समझनी है इसमें, ये क्या रखा वाई एक्स इज इक्वल टू कोस 2x, इसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन इसमें ना ये जो के एक्स टी है ना ये अलग से डिफाइन कर रखा है, के एक्स टी जो इसमें समझाने वाली चीज यही है कि के एक्स टी तुम क्या लोगे, इसमें जो लिमिट ले रखी है ना उसको नोट करो, लिमिट ले रखी है 0 से लेकर पाई तक, लिमिट क्या ले रखी है 0 to पाई। ठीक है भाई, यानी कि आपको इसकी वही राइट हैंड साइड लेके चलोगे, तो कैसे लेके चलोगे, राइट हैंड साइड लेके चलोगे तो ये देखो आपके पास दे रखा है वाई एक्स इज इक्वल टू में कोस एक्स प्लस में 3 0 से पाई, और आपको दे रखा है के एक्स टी वाई ऑफ टी इंटू में डी टी। ठीक है, और वाई एक्स आपके पास क्या दे रखा है कोस 2x। ठीक है, और के एक्स टी की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, के एक्स टी दे रखा है साइन एक्स कोस टी कोस एक्स साइन टी, जब x लेस देन टी है और जब x ग्रेटर देन टी है। ठीक है, आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, देखो हमें पता है हमें बताना है कि ये इसका सॉल्यूशन, आप लिखोगे टेक राइट हैंड साइड, तो क्या लिखोगे भाई कोस एक्स प्लस में 3, ये जो 0 to पाई है ना भाई, एक बार मैं इसी को लिख रही हूँ एज इट इज 0 to पाई के एक्स टी। ठीक है, और हमें वाई टी चाहिए, और वाई टी की वैल्यू यहां से निकाल लो, क्या हो जाएगी कोस ऑफ 2t इंटू में dt। ठीक है, अब तुम्हें क्या समझना है, 0 से पाई है ना जो, ये किसके ऊपर डिफाइन कर रखा है, ये किसके ऊपर, अब t के लिए इस चीज को ना थोड़ा सा ऐसे लिख लो भाई, t की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन x है, और यहाँ t की वैल्यू लेस देन x है। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, t देख मैंने इसी चीज को उल्टा करके लिखा है, t की वैल्यू ग्रेटर है x से, t की वैल्यू लेस x से, इससे तुम्हें क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा समझना। ये फंक्शन t का है ना, तो लिमिट को 0 से x में नहीं तोड़ना, 0 to t तोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि t की सॉरी 0 to x तोड़ना पड़ेगा, सॉरी एक मिनट रुको भाई, 0 to x, क्योंकि ये नहीं मैंने कुछ गलत कर दिया शायद, t की तो लिमिट है तो 0 to x तोड़ेंगे। ठीक है, इसको एक काम करो तुम, t की लिमिट चाहिए हमें, t की लिमिट चाहिए तो आप करोगे cos x 3 0 to x, इस 3 को बाहर रखो, 0 to x, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ x to पाई, मैं ऐसे कर लूँ इसको 0 to x और x to पाई। ठीक है, अब ये बताना इस 0 to x, ये t है ना, यहाँ पे इसको यही लिख लो, t ग्रेटर देन होगा x से और t लेस देन होगा x से, इससे क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा समझना। देखो भाई t की वैल्यू जब x से छोटी है, अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है अपने पास x, तो t की लिमिट x से छोटी, t की लिमिट x से छोटी है तो क्या लेना है के एक्स टी की वैल्यू कोस x साइन ऑफ t, और इनटू में अपने पास यही कोस ऑफ 2t इंटू डी टी। ठीक है, अब क्या कह रहा है लोअर लिमिट x से बड़ी है t की वैल्यू, क्योंकि dt है फंक्शन और यहाँ पे cos 2t तो रहेगा, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या x से बड़ी, अब t की वैल्यू x से बड़ी है तो क्या लेना है, t की वैल्यू x से बड़ी है तो के एक्स टी की वैल्यू क्या दे रखी है ये, तो फंक्शन क्या ले लोगे साइन एक्स कॉस ऑफ टी, और ये cos 2t इंटू में dt। मैं एक बार फिर समझा दूं आपको, ये के एक्स टी दे रखा है भाई, इस के एक्स टी की वैल्यू को कंफ्यूज नहीं होना, ये x लेस देन टी x ग्रेटर देन टी, मैंने इसी चीज को ऐसे लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती ये बताओ,
टी अपने पास बड़ा रहेगा एक्स से, यहाँ पे टी क्या रहेगा, लेस रहेगा एक्स से। अब तुम्हें क्या करना है, ये 0 to पाई है ना, जो भी यहाँ डिफाइन हो ना उसको तुम्हें उसी में तोड़ना होता है। ये लिमिट किसकी है, टी की, इसीलिए मैंने ये चीज लिखी टी ग्रेटर देन और टी अपने पास लेस देन। 0 to x और x to पाई तोड़ना। आप 0 to t मत लिख लेना क्योंकि dt है और t में कैसे ले सकते हो, t की तो तुम्हें लिमिट लेनी है, तो 0 to x x to पाई लेना है, ठीक है भाई। तो देखो 0 to x यानी कि ये जो यहाँ पे dt यानी कि t की जो लिमिट है वो मैक्सिमम क्या है, x से लेस रहना चाहिए t लेस देन है ना x से, लेस देन के लिए kxt की वैल्यू ये है, मैंने एज इट इज रख दी। और अब अपने पास क्या बोल रहा है कि लोअर लिमिट x यानी कि ग्रेटर देन x है t की वैल्यू, t ग्रेटर देन x में kxt की वैल्यू ये है, तो मैंने ये रख दी। और f ऑफ t तो मैंने पहले ही रख दिया, तो ये तो एज इट इज यहाँ उतारा है और यहाँ उतारा है, क्योंकि मैंने 0 to पाई को ही तो डिस्ट्रीब्यूट किया है दो जगह। समझ में आ गया भाई, अब तो शायद इसको कर लोगे, अब तो आगे इंटीग्रेशन करना है, यही थी इसमें समझाने वाली बात, ठीक है भाई। yx इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस 3 0 to x x to पाई। अब तो क्या कर रखा है, ये चीज आ गई, अब तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ये साइन ऑफ अपने पास t, कोस एक्स को बाहर ले लेना भाई, कोस एक्स को बाहर लेना, ये बच जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स को बाहर ले लेना और क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। अब कोस एक्स 3, ठीक है। अब ये क्या है अपने पास, वही करना है आपको। अब क्या करोगे, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो और 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला खोल दो, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला खोल दो, क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी, खोल दोगे। सिमिलरली यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला खोल देना, क्या होगा, कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है भाई। और इसका तो अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दोगे, इसका अलग लगा दो इंटीग्रेशन साइन, इसका अलग, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, अपर माइनस लोअर लिमिट को सोल्व कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। देखो आगे एक दो फॉर्मूला आएगा, देखो ये क्या बन गया भाई, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी का, ठीक है। कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसका होता है, कोस 2x का, ये किसका होगा, कोस 2x का। और ये कोस ए माइनस बी 3x माइनस ये आ गया, ये इसको सोल्व कर दोगे भाई, ये तो सिंपल बस कैलकुलेशन है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच गया, कोस 2x, और यही तो था अपना yx, तो ये इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। क्लियर है भाई, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे करेंगे हम लेबनीज रूल, आगे करेंगे लेबनीज रूल, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगी क्योंकि इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो भी साथ में करवा दूंगी, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच।